Hello, dear students. Welcome to SKI EduTech, the online platform of Sri Krishna Institute. मैं इंजीनियर रौनक राज, एकेडमिक हेड ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि अपन ने पिछले दो वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ी हैं, और अब हम शुरू करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के चैप्टर्स। प्यारे बच्चों, आज का जो पहला अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका रियल नंबर। अगर मैं आप सभी से एक बात पूछूं कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, आज आपने कितने पिज्जा खाए, है ना, तो जब इन सब का उत्तर आपको अगर देना हो तो आप क्या बोलोगे? नंबर्स बोलोगे कि आज मैंने 2 पिज्जा खाया, मेरा मोबाइल नंबर 98292526 आप बोल सकते हैं। या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है, जैसे 14 साल, 15 साल, 17 साल, 28 साल, है ना। तो जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो आपका क्या है? एक नंबर है। क्या है? नंबर है। तो इन्हीं नंबर्स के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये नंबर्स किस किस प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर? तो सर, इस चैप्टर का नाम है, जो आपका पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर को अपन क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक जो संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होगी? आपकी परिमेय संख्या। दूसरी होगी आपकी अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर। ये 2 प्रकार के नंबर होते हैं जो किसके प्रकार है? रियल नंबर के प्रकार है। और इस रियल नंबर की परिभाषा क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संयोजन है, जो इनका कॉम्बिनेशन है, वही आपका क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। अब बात आती है कि आखिर रेशनल नंबर होता क्या है। देखो, ऐसी चीज जो अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, या उस नंबर का P बाई Q फॉर्मेट आता है, यानी कि अगर किसी नंबर को P बाई Q के रूप में अगर लिखा जाए तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और इसमें जो Q होगा वो हमेशा किसके बराबर नहीं होगा? Q बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। Q 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इसको अपन P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला आज मैंने आधा पिज्जा खाया, यानी कि 1/2 पिज्जा खाया। क्या खाया? 1/2 पिज्जा खाया, मतलब आधा पिज्जा खाया। मैंने आज 50 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 50 रुपए खर्च किए। तो इस तरह से इसमें को भी अपन P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा के। क्लियर है? तो ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसे अपन कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। और इसका जो प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या होता है? शांत प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है? शांत प्रसार होता है। और अगर अशांत होगा तो वो कौन सा होगा? आवर्ती वाला होगा। कौन सा वाला होगा? आवर्ती वाला होगा, यानी रिकरिंग होगा। यानी कि पीछे दशमलव के बाद जो नंबर आएगा वो वापस उसका पुनरावर्त होता है, मतलब बार बार वही नंबर आता है, तब वो कौन सा नंबर कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि 1/3, जब इसका भाग 1 में 3 का भाग देते हैं तो 0.333333 आता रहता है। तो ये आपका क्या है? अशांत आवर्ती प्रसार है। तो शांत आवर्ती प्रसार क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसके अंदर भाग देने के बाद में वह वहीं रुक जाए, आगे नहीं बढ़े। जैसे कि 1/4 का भाग जब देते हैं 4 का 1 में तो 0.25 आता है, और इसके आगे इसका कोई भी आगे सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये कौन सा होता है? शांत प्रसार होता है। यानी जो शांति से चुपचाप बैठ जाए, जो शांति से चुपचाप बैठ जाए, वो आपका क्या कहलाएगा? शांत प्रसार कहलाएगा। और जिसकी पुनरावृत्ति होती रहती है उसको अपन कौन सा बोलेंगे? अशांत प्रसार कहेंगे। इसी के साथ में इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको अपन क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। कौन सा नंबर बोलेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। कैन नॉट बी रिटर्न एज P बाई Q। एग्जाम्पल जैसे √2 है, इसका मान क्या होगा? 1.41432। तो आगे आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? अशांत प्रसार है। कौन सा प्रशांत है? प्रसार है, अशांत प्रसार है। यानी कि इसका कभी कोई एंडिंग ही नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन आता ही रह रहा है। तब वो क्या होगा? आपका
इरेशनल नंबर होगा। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुछ और नंबर्स, जैसे सबसे पहला नेचुरल नंबर की अगर अपन बात करें, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को प्यारे बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जब देखो क्या हुआ, जब नंबर बनना शुरू हुआ तो लोगों को जीरो के बारे में पता नहीं था। लोग गिनते कैसे थे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई चीज का अस्तित्व है तब वो क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। यानी कि ऐसी संख्या जो कहां से शुरू हो, जो 1 2 3 यानी 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तब वो आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है, जो रियल में इस नंबर का अस्तित्व है। दूसरी चीज आती है आपका होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर, देखो क्या हुआ, होल नंबर ने प्राकृत संख्या को बोला कि यदि तुम्हें पूर्ण बनना है तो जीरो को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। यानी कि जीरो ने बोला कि यदि मैं नेचुरल नंबर के साथ में जुड़ जाऊं, अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ में जुड़ जाऊं तो मैं क्या बना दूंगा, होल नंबर बना दूंगा, पूर्ण संख्या बना दूंगा। क्या बना दूंगा, पूर्ण संख्या बना दूंगा। तो जब जीरो प्राकृत संख्या के साथ में जुड़ गया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब देखो क्या पूछ सकता है प्रश्न, क्या जीरो प्राकृत संख्या है, नहीं है। क्या एक प्राकृत संख्या है, क्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जीरो सिर्फ क्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। और एक प्राकृत भी है और पूर्ण भी है और इंटीजर भी है। क्या है, इंटीजर भी है, पूर्णांक भी है। ठीक है। अब देखो तीसरा आता है आपका इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। देखो एक लाइन, नंबर लाइन होती है, क्या होती है, नंबर लाइन। इसके बीच में क्या होता है, जीरो। ये होता है आपका राइट हैंड साइड, ये होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। यानी यहाँ 1 2 3 4 5 और इधर लिखे अपन ने -1 -2 -3 -4। ठीक है। जब पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव संख्या को इंक्लूड कर दिया गया तब वो क्या बन गए, आपके इंटीजर बन गए। क्या बन गए, इंटीजर बन गए। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं का जो समूह होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। यानी प्राकृत संख्या क्या है, ऐसे संख्या जो जिसका अस्तित्व है, जिसको अपन गिन सकते हैं, जिसके बारे में अपन बता सकते हैं कि आज मैं 2 किलोमीटर चला। अभी ऐसा नहीं बोल सकते अपन 0 किलोमीटर चले। या अपन ये बोल सकते हैं आज एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया। स्कूल नहीं आया मतलब क्या होगा, जीरो होगा, तब वो क्या होगा, होल नंबर होगा। और इंटीजर पूर्णांक कम होंगे कि मेरे तो -2 नंबर आ रहे हैं, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं परीक्षा में, -2 नंबर आ रहे, तब वो क्या कहलाएगा, आपके इंटीजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर। फिर से देखो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होने वाली, होल नंबर 0 से शुरू होने वाली, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिला लो तो आपका क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाएगा। चले नेक्स्ट। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या। आज अपन नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। सम संख्या होता है आपका इवन नंबर और विषम संख्या होता है आपका ऑड नंबर। देखो मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को लेके चल रहा हूं, क्लियर है। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो वह सम संख्या होगी।
सम संख्या होगी, जैसे 24, 48, 26, 22, 20, ये आपकी क्या संख्या कहलाएगी? इवन नंबर कहलाएगा, यानी सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट है विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएंगे। ये विषम अंक है और कहलाएंगे क्या? विषम संख्या। क्या हो जाएगी? 21, 49, 97, 63, ये आपके क्या हो जाएंगे? विषम संख्या हो जाएंगे। और ये आपके क्या कहलाते हैं? विषम अंक, यानी कि ऑड डिजिट। कौन सी डिजिट? ऑड डिजिट। ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। यस और नो? ये हो गया आपका सम संख्या और विषम संख्या। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। यानी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। जैसे कैसे 24, इसमें देखो 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है, तब ये आपका कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्लियर है? तो इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? एक से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। इसी तरह अगर अभाज्य संख्या का अपन ले तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाए, तो वह क्या कहलाएगी? तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर। वह अभाज्य संख्या है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। तो 19 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आपके क्या है? प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर है। और 2 हमेशा याद रखना, 2 एक ऐसा नंबर है जो सम अभाज्य है। सम अभाज्य अंक अगर आपको कोई पूछे तो वो कौन है आपका? 2। कौन है? 2, ये पूछ सकता है। 2 क्या है आपका? सम अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो ये है आपका भाज्य संख्या और इधर आपकी क्या लिखी है मैंने? अभाज्य संख्या। देखिए नेक्स्ट अपना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम के अनुसार अपन एक बात करते हैं जनरली कि आपके पास 23 छात्र है, मतलब आप 23 स्टूडेंट्स है और मुझे 5 स्टूडेंट की लाइन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सीधा सीधा गणित है कि ये 23 जो छात्र हैं, ये 5 जने खड़े होंगे एक लाइन में, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 और 5। तो कितनी लाइन बनी है आपकी? टोटल 4 लाइन बनी। जो अपन प्रेयर में स्कूल में खड़े होते हैं ना, वैसे ही 4 लाइन बनी 5-5 छात्र की। तो टोटल कितने छात्र खड़े हो गए? 20। लेकिन बच कितने गए? अभी भी 3 बच गए ना। कितने छात्र खड़े हो गए हैं? 20 छात्र खड़े हो गए, लेकिन तो भी कितने छात्र बच गए हैं?
3 छात्र बन गए। तो ये जो 23 है बच्चों, ये जो 23 है, ये और जो ये 5 है और ये 4 है और ये 3 है, ये जो 3 है ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, यानी आपका क्या है, ये शेषफल है। 23 जो है वो आपका क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब ये आपका क्या है, भाज्य है। 5 जो है वो आपका क्या है, डिवीजर है, यानी कि क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। और जो 4 है वो आपका क्या है, क्वोशंट है, यानी कि भागफल है। यानी कितने आंसर आए आपके पास, 4 आए। कितनी लाइन बना दो भाई, 23 स्टूडेंट की 4 लाइन बना दो। उस चारों लाइन में एक में कितना आएंगे, 5 बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आ जाएंगे, 5 बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आ जाएंगे, 5 बच्चे आएंगे। और कितने बच जाएंगे जिसकी लाइन नहीं बनेगी, अभी भी 3 बच्चे और बनेंगे जिसके 3 की लाइन अलग से बना देंगे। क्लियर? तो यही तो यूक्लिड डिवीजन है, किसी भी वस्तु को कैसे बांट सके, किस तरीके से बांट सके, वही आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिड थ्योरम कहलाएगा। कौन सा थ्योरम कहलाएगा, यूक्लिड थ्योरम कहलाएगा। क्लियर? इसको समझते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, यानी कि दो क्यू और आर जो पूर्णांक दे रखे हैं वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, कैसे कि जो ए है डिविडेंड है उसका गुणा डिवीजर और क्वोशंट के साथ जब होता है तब क्या बनता है, रिमाइंडर बचता है। समझो कैसे, देखो अपन ने पढ़ा है बचपन में भी, क्या क्या बचपन में पढ़ा है कि जो ये ए होता है ये क्या होता है, आपका भाज्य होता है। यहाँ पे ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। ये अपना यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे हमेशा क्या होता है, आपका शेषफल होता है। अब इसको अपन भाग, इसका नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और ये क्या हो गया आपका आर। यही होता है। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि जब भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़ देते हैं तो क्या आता है, भाज्य आता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है। जैसे कि मान लो 26 का में 3 का भाग आप देते हो, डिवाइड करते हो 3 को 26 के अंदर, तो क्या हो जाएगा, यही आंसर आएगा। और जब आप इस दोनों को गुणा करते हो 3 इंटू 8 और प्लस 2 कर देते हो तो वापस क्या आ रहा है आपका, 26 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही तो अपन पढ़ रहे हैं, b इंटू क्यू, बी इंटू क्यू, और प्लस में क्या कर दिया अपन ने, r कर दिया, और तो क्या बच गया अपने पास, तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यही तो आएगा। यही तो पढ़ा है और यही तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कह रही है। समझ रहे हो ना, क्या कि जब b जो है, ये जो b है वो क्या होना चाहिए, r से बड़ा होना चाहिए। b r से बड़ा, देखो b r से बड़ा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये b है ये r है, क्या 3 2 से बड़ा है बिल्कुल ऐसा। और r जो है वो किससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, 0 से बराबर और बराबर होना चाहिए, और वो भी यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 या 0 से बड़ा हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यस और नो, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कहलाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस अपन को जो पहले पढ़ा है वही यूक्लिड थ्योरम के रूप में पढ़ना है, जो अपन को पता है भाग कैसे दिया जाता है। जैसे और अपन देखे कि 83 चॉकलेट्स है आपके पास, ठीक है, इन 83 चॉकलेट्स को आपको 9 लोगों में बांटना है, 9 स्टूडेंट्स में बांटना है, तो एक को कितनी मिलेगी, एक को कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो जब 83 में 9 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, पीछे कितना बचेगा, 2। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है, और बच जाएगी कितनी अब मेरे पास, 2 और बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 2 और बच जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर।
ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ये आपका भागफल हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा क्या, भाजक हो जाएगा, यानी डिवीजर हो जाएगा। अब यहां पे भी यही देखो, क्या 9 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। बी बड़ा है, ये आर है, बिल्कुल है। और इधर ये 0 और ये 0। क्लियर, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यही तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। क्लियर, यस और नो। तो इस तरीके से आप यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को समझ सकते हो। देखो, यूक्लिड थ्योरम का यूज करके अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मसप यानी हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसा तरीका, पहला तो इस 135 को और इस 225 के टुकड़े करो। तो कैसे कर सकते हो, 5 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 27 इंटू 5। फिर इसको जब तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये टोटल इसके गुणनखंड होंगे। इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5। और फिर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5। फिर इसके निकालोगे कॉमन फैक्टर 3, कॉमन फैक्टर 3, कॉमन फैक्टर 5। तो कितना हो जाएगा टोटल 45। ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। आज तक अपन ने तो ऐसे एचसीएफ निकाला है, यस और नो, ऐसे एचसीएफ निकाला है सबने। लेकिन अपने को यहाँ पे यूक्लिड थ्योरम को लगा के करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, इस पीपीटी के माध्यम से समझना है अपन कैसे। देखो देखो, जब दो संख्या दे रखी है तो इसमें सबसे पहले देखो आपके पास ग्रेटर कौन सी है। तो अपन को पता है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तब क्या करना, आपको छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो जब 225 के अंदर 135 का जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, जब डबल कर दोगे तो 270 हो जाता है। जब 270 हो जाए तो एक बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा पीछे, रिमाइंडर 90। यस और नो, बिल्कुल। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 225 पहला स्टेप क्या होगा, 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। यस और नो, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सेकेंड स्टेप आएगा तब इस 135 में यहां जो आएगा इसमें अब क्या करना है, इसका भाग देना। 90 का भाग फिर किस में देना, वापस 135 में देना। क्यों, अब ये 135 है ना, ये आपका ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए, यानी डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और इसका भाग जब इसमें दोगे, देखो वापस इसका भाग इसमें दो तो कितना जाएगा, 9 इंटू 2 टाइम्स हो जाता तो कितना 180 हो जाएगा। लेकिन ये एक बार ही जाएगा, कितना बचेगा पीछे, 45 बचेगा। यानी कि 45 यानी कि 90 इंटू 1 प्लस 45। क्लियर, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये 90 अब आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 90 अब आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और इस 45 का भाग जब आप इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। देखो 90 का में जब 45 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार। और आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जब 0 आ जाता है, जहां पे जब शेषफल, जब रिमाइंडर आपका क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए। और जो डिवीजर हो वो आपका क्या हो, 45। ये जो डिवीजर है ये क्या है, भाजक, भाजक वो क्या हो, डिवीजर क्या हो आपका 45 है। तो डिवीजर ही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। जब भी रिमाइंडर अंतिम चरण में जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवीजर ही आपका क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। क्लियर है यहां तक। अपन एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि 90 एंड 60 का अगर अपन करें तो देखो पहले अपन उस हिसाब से देखते हैं कैसे।
अपन ने ये पढ़ा है 9 इंटू 10, इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन फैक्टर 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि कितना आ जाएगा 30। एचसीएफ आपका क्या आएगा। अब इसी को यूक्लिड से करना है, तो यूक्लिड से करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि 90 में अपन को किसका भाग देना है, 60 का भाग देना। कितनी बार, एक बार। कितना रिमाइंडर बचेगा 30, यानी कि जब 90 अपन ने लिया और 60 को 1 से गुणा किया तब कितना आएगा 30 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब ये 30 की जगह ये 60 जो है ये आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। अब इस 60 में आपको किसका भाग देना है, 30 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, और कितना आएगा 0, यानी कि 30 में 2 टाइम्स हुआ तब कितना रिमाइंडर आया, 0 आया। रिमाइंडर कितना आया, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 30 ही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ये 30 एचसीएफ क्यों कहला रहा है, एचसीएफ का मतलब क्या होगा कि इसका भाग जो है ना 30 का, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जा रहा है। 60 के अंदर 30 का भाग जा रहा है, 90 में 30 का भाग क्लियर हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, 30 ही आपका एचसीएफ कहलाएगा, जिसका भाग दोनों में पूरा पूरा जा रहा है। इसमें भी देखो 45 वाला, क्या 45 का भाग इसमें जा रहा है पूरा, 135 में 45 का भाग बिल्कुल जा रहा है सर, कितनी बार, 3 टाइम्स। और 2 to 5 में भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, कितनी बार, 4 बार। क्लियर। तो ऐसा संख्या जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। देखो प्राइम नंबर ऑफ भाज्य संख्या अपन ने पढ़ ली, प्राइम एंड कंपोजिट वापस पढ़ लो। Numbers greater than 1 then have exactly 2 factors 1 and the number step, यानी एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक या स्वयं वो संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें एक तो या तो खुद का भाग जाए या फिर उसके अंदर उसी संख्या का भाग जाए, तब वो कौन सा होगा, अभाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है, सम। इसमें एक का भी भाग जा रहा है और इसमें 2 का भी भाग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज्यादा क्या है, उसके गुणनखंड आए, तब वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। इसमें ध्यान रखना, एक जो है वह न तो भाज्य है और ना ही वो आपका क्या है, अभाज्य है। और उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि 4 लेते, देखो 4 में 2 का भी भाग जा रहा है और 1 का भी भाग जा रहा है और खुद 4 का भी भाग जा रहा है, तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। इसको अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 को अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 8 को अपन 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक से अधिक अगर गुणनखंड हो गए तो आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, देखो किसी भी भाज्य संख्या का हमेशा जो डीएनए होता है, हमेशा कोई भी डीएनए होता है वो आपका क्या होगा, अभाज्य होगा। क्या होगा, अभाज्य संख्या में होगा। कैसे होगा, जैसे 140 आपका क्या है, भाज्य संख्या है ना। क्यों है भाज्य संख्या, क्योंकि देखो इसके डबल गुणनखंड हो गए, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, इसमें 70 का भी भाग जा रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि जब इस 140 को आप टुकड़े करते हो तो 2 इंटू 5 इंटू 7 में आ रहा है। अब बताओ क्या 2 अभाज्य है, भाज्य है, अभाज्य है। 5 भाज्य है कि अभाज्य है, अभाज्य है। 7 भाज्य है कि अभाज्य है, अभाज्य है। यानी किसी भी भाज्य संख्या का जब टुकड़े करे जाए या उसका डीएनए निकाले या उसको तोड़े मरोड़े, तब वो आपका क्या कहलाएगा, तब वो जो गुणनखंड आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में आएंगे, अभाज्य संख्याओं में आएंगे, अभाज्य संख्या में आएंगे, अभाज्य अंक आएंगे।
यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि क्या अभाज्य गुणनखंडों के हिसाब से ही भाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि और देखते हैं अपन, जैसे कि 148 को करो, आप तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 74, 2 इंटू 37 इंटू 2। देखो तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि 264, तो 2 का 132, 2 का 662, 2 इंटू 33 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका देखो, इसमें भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य। यानी भाज्य संख्या को जब तोड़ा जाता है तब अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। यही अंक गणित की क्या है, आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यस और नो, क्लियर? सारी जो है डेफिनेशंस इस चैप्टर की, जो नंबर्स है, रियल नंबर्स और सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। और अब कल अपन जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है क्या यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो वो सब चीजें अपन कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 वो भी अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को आप पूरा वापस देखें, इस वीडियो को समझने की कोशिश करें, इन परिभाषाओं को याद करें, यूक्लिड थ्योरम को याद करें, आधारभूत प्रमेय को याद करें और इसकी प्रैक्टिस करते रहे। और आगे ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।